बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो एतवार का दिन है और शाम के 6 बज रहे हैं और अभी तक इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं हुए। हुकूमत ने कुछ लोग जो हैं उनको मुबैना तौर पर वो लोग अगवा हैं, वो लोग गायब हैं, जिनमें एक इलियास चौधरी है। इलियास चौधरी ने वैसे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धोखा दिया था। गुजरात से इनका ताल्लुक है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत से ये जीते थे, लेकिन इनकी वाबस्तगी काफ लीग के साथ हो गई थी और इससे काफ लीग को एक मखसूस नशिस्त भी मिल गई थी। तो एक सीट भी इनके खाते में है जो हुकूमत के पास गई, वो इनकी वजह से गई, ये इलियास चौधरी साहब की वजह से। फिर इलियास चौधरी साहब पहले भी एक दफ़ा इन्होंने ऐसे ही ड्रामा किया कि मैं गायब हो गया हूँ, पकड़ा गया हूँ, तो अब फिर दोबारा इसी तरह की खबरें आ रही हैं। तो क्या वाकई ये गायब हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये इनको उन 213-14 के अंदर गिना जा रहा है, स्पीकर को मिलाकर 214 उन लोगों के अंदर गिना जा रहा है जो हुकूमत का हिस्सा है, ये नहीं उनसे बाहर नहीं है। और दूसरी जानिब जो है वो औरंगजेब खिच्ची, ये अभी तक आज़ाद हैसियत में है, ये भी गायब है, इनका पता नहीं चल रहा। रियाज फतेहाना साहब के बारे में मुतज़ाद इतलात आ रही हैं कि शायद वो किसी फ्लाइट से पाकिस्तान पहुंचे हैं और उनको किसी जगह पर रखा गया है ताकि जब वोट डालना हो तो उनको लाया जाए। मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पूछा रियाज फतेहाना के बारे में, तो उन्होंने कहा जी कि रियाज फतेहाना साहब के हवाले से 2-3 लोगों ने यह क्लेम किया, पार्टी को बताया आकर के रियाज फतेहाना साहब ने दबे लफ्ज़ों में यह कह दिया है कि अब मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है। यानी उन्होंने वोट लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान का, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और अब अगर वो वोट डालने आते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये उनका आखिरी वोट होगा। इसके बाद तो वो इलेक्शन लड़ नहीं पाएंगे, जो आवाम उनकी हालत करेगी, उनके हल्के के अंदर वोट ही नहीं डालेंगे लोग तो फिर हालत बुरी हो जाएगी। इससे पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो किस्सा पारीना बन गए इमरान खान के साथ धोखा करके। हमें अच्छी तरह याद है जिन लोगों ने इमरान खान से धोखा दिया, वो 2022 में जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था तो वो तकरीबन सारे ही हार गए थे और उसके बाद अब जब ये इलेक्शन हुआ, इतनी बदतरीन धांधली के बावजूद सारा कुछ करके, उनमें ज़्यादातर लोग फिर हार गए, बाहर हो गए। लोगों ने बड़ी शदीद नफरत की थी, तो अब ये लोग भी शायद उसी तरफ जाना चाह रहे हैं। औरंगजेब खिच्ची साहब के बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अगवा है, गायब है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको किसी सेफ जगह पर रखा गया है और वक्त आने पर वो वोट डालेंगे हुकूमत के हक में। मुबारक जेब से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट का रब्ता हुआ और उन्होंने कहा ठीक है जी, आपको जो फंड चाहिए, जो आपके हक बनता है वो आपको मिलेंगे और आपके इलाके में तरक्याती काम भी होंगे। इमरान खान से आप मुलाकात करना चाहते हैं वो भी करवा देंगे, लेकिन ये जो आपकी शर्त है ना कि वहाँ से गुलजफर खान को ओहदे से हटाया जाए, तो ऐसे हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और इमरान खान कभी भी इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, तो आप पार्टी में नए हैं, इन चीज़ों से आप गुरेज करें। तो फिर मुबारक जेब ने कहा जी ठीक है, मैं भी जो है वो अपोजिशन के साथ हूँ, हुकूमत की तरफ से वोट नहीं डालूंगा। तो मुबारक जेब तो छोड़कर चले गए इस्लामाबाद, पेशावर की तरफ, और इनका वोट तो निकल लिया बीच में से। अब उस्मान साहब पहुंचे, साहिवाल वाले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये भी आज़ाद रह गए थे, ये पहुंचे पाकिस्तान गुज़िश्ता रात और इनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम है कि वो आए और उनको यकीन दिलाकर गए कि मैं कभी भी हुकूमत के हक में इमरान खान के खिलाफ वोट नहीं डालूंगा। तो अब जो सूरत हाल है उसमें यह है कि ब्रिगेडियर घुम्मन, औरंगजेब खिच्ची और रियाज फतेहाना, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी कुछ बंदोबस्त किया हुआ है, जब मौका आएगा तो देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हुकूमत क्यों हर हाल में आज एतवार वाले दिन ही ये कानून साजी करना चाहती है? हुकूमत को इस बात का डर है कि कल कहीं यह मामला किसी अदालत में ना चला जाए। मैं आपके सामने 5-6 चीज़ें रखता हूँ। मेरी कुछ जो कानून को जानने वाले लोग हैं उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बिल्कुल ये पॉसिबल है। जो इसको कवर करते हैं जर्नलिस्ट, उनसे बात हुई, 2 वकला से बात हुई, अजहर सिद्दीक साहब से मैंने बात की, तो वो कह रहे हैं ये मुमकिन है और बिल्कुल ये हो सकता है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं। अगर ये एक पटिशन लेकर हुकूमत के खिलाफ जो अपोजिशन है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है या किसी हाई कोर्ट में चली जाती है और वहाँ जाकर कहती है जी नंबर 1 तो ऐवान नामुकम्मल है, नंबर 2 इस वक्त सेनेट भी नामुकम्मल है, कौमी असम्बली भी नामुकम्मल है, हमारे मेंबर्स कुछ अगवा हैं, उनके जो है वो हमने कार्रवाई कानूनी की हुई है, अदालतों में हमने रुजू किया हुआ है और हमें शक है कि उन मेंबर से बाद में वोट डलवाए जाएंगे। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला, इलेक्शन कमीशन को कहा गया था कि फौरी तौर पे अमल दरामद करें, तो इलेक्शन कमीशन ने फैसले पर अमल दरामद नहीं किया, जिसकी वजह से ईवान की जो कंपोजिशन है वो भी ठीक नहीं है। फिर ये कि हमारे 2 बंदे जो हैं उसको इलेक्शन कमीशन ने बदनीयती से हुकूमती जमातों में शामिल कर दिया, नून लीग में और काफ लीग में। तो अब वो बंदे बैठते तो अपोजिशन बेंचों पे हैं, लेकिन वो उनका नाम शामिल है नून लीग में और काफ लीग में। 2 बंदे हैं, एक बलूचिस्तान से, एक पंजाब से। तो इन 2 बंदों को भी बुलवाया जाए अदालत में और इनमें से भी एक का पता चल रहा है कि वो गायब है। तो अदालत में आकर ये आपको बता देते हैं कि जनाब हम हुकूमत को वोट नहीं डालना चाहते या आईनी तरमीम को। तो ये सारा कुछ ज़बरदस्ती किया जा रहा है। 2-4 और स्टेट चीज़ें भी हैं, उनके साथ जोड़ी जाए और ये पटिशन की जा सकती है। इस पटिशन की सूरत में हो सकता है कुछ स्टे मिल जाए और ये कहा जाए कि ये चीज़ें जब तक ये कंपोजिशन ठीक नहीं हो जाती और ये मामला ठीक नहीं होते
तब तक आईनी तरमीम जो है वो नहीं की जा सकती। कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं हो सकती ना चीजें। मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियों को रोकना, मुल्क में आइन और कानून के मुताबिक मुल्क को चलाना, इसमें अदालतों का बड़ा रोल है और अदलिया को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। जब चीजें गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से हो रही हैं, जोर जबरदस्ती हो रही हैं, इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, तो जमहूरी इक़्तिदार जो है उसको पामाल किया जा रहा है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का रोल तो बनता है। अगर वहां पटिशन जाएगी तो लाजमन ये पटिशन सुननी भी चाहिए और इसके ऊपर इस आईनी तरमीम पे स्टे भी देना चाहिए। तो इसलिए शायद ये हुकूमत सोच रही है कि आज संडे का दिन है, आज चाहे सारी रात लग जाए, जो भी हो जाए, आज के आज में ये आईनी तरमीम करनी है। ये पाकिस्तान की तारीख की एक अनोखी तरीन आईनी तरमीम है। आईनी तरमीम जो है ना बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है। मैं अब इसकी कुछ चीजें आपके सामने रखने लगा हूं। ये एक ऐसी आईनी तरमीम है कि तरमीम करने वालों को अभी तक पता ही नहीं है कि कौन सी आईनी तरमीम आ रही है, और सारे इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। यानी पीपल्स पार्टी ने अपने एमएनए, सेनेटर्स, पीएमएलएन ने अपने एमएनए और सेनेटर्स, और फजलुर रहमान साहब ने अपने एमएनए और सेनेटर्स, एमक्यूएम, एएनपी, सारे वहां पे इकट्ठे हुए हुए, काम पे सारे आए हुए इस्लामाबाद में। और वो सब के सब जो हैं, जितने भी लोग इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं, उनमें से किसी को नहीं पता, चंद एक लोगों को छोड़ के, कि वो एक्चुअली करने क्या जा रहे हैं। और जिनको पता उनके पास भी अभी तक मुसव्वदा नहीं है। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी मुझे दें तो सही आईनी तरमीम का मुसव्वदा, मैं पढ़ूं, मुझे पता तो चले। तो फजलुर रहमान साहब को वो दिया नहीं गया। इसमें जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग गए, उन्होंने कहा फजलुर रहमान साहब आपको तो रबर स्टैंप समझ लिया एक तरह से। यानी ये आपकी कोई सियासी हैसियत के ऊपर एक चैलेंज है कि आपको कह रहे हैं जी आपको हम मुसव्वदा देंगे, साथ ही आपको कहेंगे जी वोट दे दें। ऐसे तो नहीं होता। आप उसे पढ़ेंगे, उस पर गौर करेंगे। तो फजलुर रहमान साहब ने कहा कि ठीक है, बिल्कुल मुसव्वदा मुझे पहले आप दें। तो इसी तरह अख्तर मेंगल साहब को जब मियां साहब ने राब्ता किया जी हमें वोट डाल दें आप, तो अख्तर मेंगल साहब ने कहा जी मुसव्वदा दे दें मुझे आईनी तरमीम का। तो उन्होंने कहा जी वो तो नहीं है। यानी किसी के पास भी आईनी तरमीम का मुसव्वदा नहीं है मुबैना तौर पे। ये मैंने क्योंकि किसी और ने रिपोर्ट किया, मैं खुद नहीं कह रहा। हाँ, लेकिन एक चीज ऐसी है कि जो अख्तर मेंगल साहब ने खुल कर कही। उन्होंने कहा जी मेरे बलूचिस्तान से लोग जबरी तौर पर लापता हैं, उन लापता अफराद को आप बाजियाब करवा लें और हमें वो लापता अफराद वापस दे दें, उनको जो है छोड़ दें, तो आप मेरे से वोट ले लें। यानी बड़ा तगड़ा और बड़ा सही सौदा किया उन्होंने। ये लापता अफराद तो पता नहीं कभी वापस आने नहीं आने, किन हालत में आने, कितना अरसा इनको लग जाएगा, उनकी फैमिलियों की तकलीफ है। तो वाहिद एक लीडर है जिसने खुलकर बात की है। बाकी सारे लोग बंद कमरों में कोई हुकूमत मांग रहा है, कोई इक़्तिदार मांग रहा है, कोई सीटें मांग रहा है, कोई पैसे मांग रहा है, कोई डरा हुआ है, कोई खौफजदा है। वाहिद आदमी है जो ना डरा हुआ है, वाहिद आदमी है जो ना लालच कर रहा है, वाहिद आदमी है जिसने कोई चीज नहीं मांगी। ये सिर्फ एक चीज मांग रहा है, इंसाफ। यानी अख्तर मेंगल साहब वाहिद आदमी जिन्होंने कहा ये मेरे जो बलूचिस्तान के अवाम या बलूचिस्तान के लोग जो जबरी तौर पे गुमशुदा है, उन्हें अदालतों में नहीं पेश किया गया, आप उन सबको छोड़ दें या उन्हें अदालतों में फौरी तौर पे पेश कर दें, तो मैं आपको वोट डाल दूंगा। एक कौमी असम्बली का वोट मिल जाएगा अख्तर मेंगल साहब का, और 2 उनके सेनेट के वोट हैं वो मिल जाएंगे। अब अख्तर मेंगल साहब ने बड़ी खुली डुली बात की है, लेकिन मुसव्वदा जो है वो आईनी तरमीम का उनको भी नहीं दिया गया। तो आईनी तरमीम का मुसव्वदा इस वक्त तो हुकूमत के जिन लोगों से बात करें, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीएमएलएन है, चाहे वो एमक्यूएम है, वो सब कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं है इसका। थोड़े दिन पहले एक एमएल वली खान साहब जो एएनपी के सरबराह हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया हुआ था। वो ये कह रहे थे कि बेशक मैं गलत तरीके से सेनेटर बना, यानी 2 नंबरी करके सेनेटर बने थे एमएल वली खान साहब, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक है। बलूचिस्तान गए, मांगे तांगे के वोटों से इधर से ले उधर से ले, तो ऑब्लाइज हुए थे, जैसे एस्टेब्लिशमेंट ऑब्लाइज करती है। बिल्कुल वैसे सेनेटर बने जैसे मोहसिन नकवी बने, जैसे फैसल वाडा बने, जैसे और लोग बनते हैं, औरंगजेब साहब बने जो वजीर खजाना है। तो इसी तरह सेनेटर बने एमएल वली खान साहब एस्टेब्लिशमेंट की मदद से। लेकिन उन्होंने ये माना, अच्छी बात ये उन्होंने माना कि जी मैं ये बना जरूर और गलत तरीके से बना हूं, लेकिन मैं सिर्फ असेंबली में पहुंचना चाहता था ताकि मैं अवाम को हकीकत बताऊं कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो आज उन्होंने अवाम को हकीकत बताई, उनका बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा जी मैं वोट डालूंगा। उन्हें भी नहीं पता कि अभी आईनी तरमीम क्या आने जा रही है, अपने मुंह से कह रहे हैं इससे अवाम का कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं रियासत की जरूरत है तो मैं डालूंगा। तो वो जो एमएल वली खान साहब हमेशा नारे लगाते थे कि मैं एंटी एस्टेब्लिशमेंट हूं, वो जो हमेशा ये कहते थे कि मैं इनकलाबी बयानियां रखता हूं, आज उनका इनकलाब भी बैठ गया और एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाला टैग भी उनसे छिन गया। खैबर पख्तूनख्वा में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, लोग यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर और मोबाइल फोन के ऊपर, इवन जो एएनपी के हमारे दोस्त हैं वो भी कह रहे हैं यार ये हमें नहीं करना चाहिए। हम इस दिन के लिए तो सियासत नहीं कर रहे थे कि हम बी टीम बन जाएंगे और वो करेंगे जो निज़ाम चाह रहा होगा। हमारी तो एक इनकलाबी सियासत थी और हमारी तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक सोच हुआ करती थी, और आज हम गुलाम बन गए हैं। तो ये जो गुलामी है ये एमएल वली खान साहब को मुबारक हो, और उन्होंने ये साबित किया कि एक्चुअली वो आवाम को जो हकीकत उन्होंने बतानी थी वो ये वाली हकीकत थी जो उन्होंने बता दी है। बहरहाल अदालत से बचने के लिए आज ये कानून साजी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। मैंने आपको बताया
कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है इस वक्त सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। उनके रेलिवेंट होने की दो वजूहत है। एक वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लगातार सीटें छीन कर पीएमएलएन को दी गई। इसकी वजह से पीएमएलएन की सीटें बढ़ गई उस लेवल तक के जहां फजलुर रहमान साहब की 8 सीटें इंपॉर्टेंट हो गई। अगर तहरीक इंसाफ की जो 7-8 सीटें छीनी गई वो अगर ना जाती तो आज फजलुर रहमान साहब भी कुछ ना कर पा रहे होते। दूसरी बात यह है कि जो मखसूस नशिस्तों का फैसला आया उसकी वजह से भी जो है वो ये सिचुएशन पैदा हुई। अगर ये फैसला ना आता और हुकूमत के बाद मखसूस नशिस्तें रहती तब भी फजलुर रहमान साहब कभी रेलिवेंट ना होते। तो हादसाती तौर पे फजलुर रहमान साहब रेलिवेंट हो गए तो उनके बाद ये मौका है कि वो अपनी सियासत को जमीन से ऊपर आसमान की तरफ लेकर जाएं। उनके पास मौका है, उनके हाथ में कुल्हाड़ा है, देखते हैं वो अपने पांव पे मारते हैं या वो निजाम के पांव पे मारते हैं। लेकिन नॉर्मली आज तक फजलुर रहमान साहब ने हर कुल्हाड़ा अपने पांव पर मारा है। अब ये जो कानून साजी होने जा रही है ना, इसमें 2-4 चीजें फंस गई हैं। एक तो जनाब फजलुर रहमान साहब ने ये कहा कि जी आईनी अदालत अलग कर दें, तो हुकूमत भी कह रही है ठीक है जी आईनी अदालत अलग कर देते हैं। लेकिन वहां पे हो ये रहा है कि काजी फायद ईसा साहब को आईनी अदालत अलग बना के उसका चीफ जस्टिस बनाने की तैयारी हो रही है मुबैना तौर पे। और इस पे काजी साहब नहीं मान रहे कि नहीं जी काजी फायद ईसा साहब को आप आईनी अदालत का सरबराह नहीं बना सकते, वो अपने टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, उन्हें होना चाहिए, उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए, एक्सटेंशन के हवाले से कोई कानून साजी का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। अभी तक तो फजलुर रहमान साहब ये कह रहे हैं। दूसरा जो उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजलुर रहमान साहब से कहा कि ठीक है अगर आप ये करना ही चाहते हैं और आप इस आईनी तरमीम का हिस्सा बनना ही चाहते हैं तो हमारी एक गुजारिश है वो अगर आप मान लें, वो ये है कि आप जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करें या उनका इंतखाब किया जाए तो बजाय इसके कि टॉप 5 में से किया जाए वो टॉप 3 में से किया जाए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जानती है कि जो टॉप 3 जजेस हैं वो इंसाफ और आइन और कानून वाले हैं। उसके बाद जो जजेस हैं उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शकूक व शुबहात है। अब इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत जो है वो टॉप 3 जजेस को पसंद नहीं करती। वो ये कहती है कि चौथे 5वें नंबर वाले हमें पसंद है। तो अब यहां पे आगे मामला रुकेगा कि हुकूमत कहेगी कि नहीं जी हमने टॉप 5 में से लेना है, फजलुर रहमान साहब कहेंगे नहीं ये टॉप 3 के अंदर से आप कर लें। अगर तो फजलुर रहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मना लेती है तो। दूसरी बात यह है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीरी तौर पर किसी भी सूरत में इस आईनी तरमीम को किसी जगह पे भी इंडोर्स कर देती है या फजलुर रहमान साहब के साथ कोई मुआहदा कर देती है तो फिर आप याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मामले को कभी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये मामला जाना तो अदालत में ही है। ये मुतनाज़े आईनी तरमीम अदालत के अंदर जाएगी और जब ये मुतनाज़े आईनी तरमीम अदालत के अंदर गई तो वहां पे बेंच बनेगा। और वो बेंच कैसे बनेगा? क्योंकि तरमीम के मुताबिक तो मेरी इतला के मुताबिक या जो लोग कह रहे हैं कि ये जो कमेटी है 3 जजेस की, सीनियर जजेस की, वो खत्म करके सारा इख्तियार काजी फायद ईसा साहब को मिलने वाला है कि वो खुद बेंच बनाए। लेकिन एक चीज और भी है कि ये जब इसी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, जब वो तरमीम ही चैलेंज हो गई है तो उस तरमीम के मुताबिक बेंच नहीं बनेगा। फिर होना तो ये चाहिए, बहुत सारे लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, मेरी बात हुई कई लोगों से कि फिर पुराने तरीके से वो 3 रुकनी जो कमेटी है वही फैसला करेगी कि बेंच क्या बनेगा। तो उस सूरत में अगर एक फुल कोर्ट बन जाता है तो फिर काजी फायद ईसा साहब की उम्मीदों पे या हुकूमत की उम्मीदों पे पानी फिर जाएगा और ये आईनी तरमीम जो है ये कलअदम भी हो सकती है और इसको गलत करार भी दिया जा सकता है। तो नाज़रीन आज एक और चीज भी है बड़ी इंपॉर्टेंट, आज वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे है, यानी जमहूरियत का आलमी दिन है। और जमहूरियत के आलमी दिन के ऊपर जमहूरियत पे कितना बड़ा डाका डाला जा रहा है, यानी अरकान असम्बली गायब हैं, उनको लालच दिया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है। इवन यहां तक रिपोर्ट हुआ कि खवातीन भी घरों की उठा ली गई। ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी डे के ऊपर पाकिस्तान की जमहूरियत को एक बहुत बड़ा तोहफा पाकिस्तान की सारी जमहूरी कुव्वतें मिलकर दे रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, वो तो पंजाब में है लेकिन फिर भी पार्ट ऑफ द गेम है। ANP, फजलुर रहमान साहब अगर साथ देते हैं तो MQM, ये सारी जमातें क्या साबित करना चाह रही है? ये सारी जमातें अपना टोटल सरेंडर साबित कर रही हैं। इनके पास 2 ऑप्शंस हैं, देखिए आप गौर करें। एक ऑप्शन इनके पास ये है कि ये इमरान खान की मकबूलियत से अपने आप को बचाने के लिए, अवाम के गैज़ो गज़ब से अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को 2 में से एक जगह ये सरेंडर कर सकते हैं। या तो ये पब्लिक के सामने सरेंडर कर दे या ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर कर दे। तो इन्होंने पब्लिक के बजाय एस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करना पसंद किया है। और जो आईनी तरमीम जिसका मुसवदा भी अभी तक मुबैना तौर पे इनके पास नहीं है, ये वो आईनी तरमीम करने जा रहे हैं। क्या ये टिक पाएगी? क्योंकि देखिए अदालतें मौजूद हैं, अभी अदालत के अंदर ये मामला चैलेंज भी होगा, लेकिन क्या हुकूमत नंबर पूरे कर पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस पे एक स्ट्रेटेजी भी है। वो स्ट्रेटेजी कितना काम करती है
इसके बारे में हम बात करेंगे जिस वक्त ये सिचुएशन आगे बढ़ेगी। अब तक जो कुछ भी हुआ मैंने आपको बता दिया। तहरीक इंसाफ दोबारा फजलुर रहमान साहब से मिल रही है, फिर फजलुर रहमान साहब से थोड़ी देर पहले दोबारा हुकूमती वफद भी आकर मिला है। तो फजलुर रहमान साहब के घर में सारी सियासत हो रही है क्योंकि उनके 8 MNA और 5 सेनेटर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर गए हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।